महाराष्ट्र के पुणे जिले के पास बसा हुआ एक छोटा सा गांव था सुखवाड़ी। ये गांव अपने खेतों, मंदिरों और हवेली के लिए मशहूर था। गांव के बीचों बीच खड़ी थी एक भव्य हवेली। उस हवेली का मालिक था रामचंद्र पाटिल। रामचंद्र गांव का सबसे अमीर, सबसे ताकतवर और इज्जतदार आदमी। लोग उनके नाम से ही डरते और झुकते थे। रामचंद्र की पत्नी कोमल एक सादी और दयालु औरत थी, जिसके चेहरे पर हमेशा सुकून की मुस्कान रहती थी। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा होती थी उनकी इकलौती बेटी ज्योति की। ज्योति सुंदर थी लेकिन बेहद घमंडी। अमीर बाप की लाडली, जिसने कभी गरीबी की धूप तक नहीं देखी थी। उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। इसी गांव के एक कोने में टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था साहिल। साहिल गरीब मजदूर, सुबह से शाम तक दूसरों के खेतों में काम करता और रात को अपनी माँ कोमल के साथ सूखी रोटी खाकर सो जाता। साहिल मेहनती था, लेकिन गरीबी उसकी रग रग में बसी थी। उसका सपना बस इतना था कि माँ को अच्छा खाना मिले और उसका नाम इज्जत से लिया जाए। एक दिन सुखवाड़ी गांव में हलचल मच गई। चौपाल पर लोग इकट्ठा हुए थे। रामचंद्र पाटिल वहां खड़े होकर ऊंची आवाज में बोले, आज मैं अपने गांव और अपनी बेटी के बारे में एक बड़ा फैसला सुनाना चाहता हूँ। मेरी बेटी ज्योति का विवाह गांव के ही लड़के साहिल से होगा। पूरा गांव सन्न रह गया। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कोई हंसा, क्या अमीर बाप अपनी बेटी को गरीब मजदूर से ब्याहेगा? तो कोई बोला, रामचंद्र ने पगला गए हैं। लेकिन रामचंद्र की आवाज गूंजी, मैंने बहुत अमीरी देखी है, लेकिन असली अमीरी दिल की अमीरी होती है। साहिल गरीब है मगर ईमानदार है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का घर ऐसे आदमी से बसे जिसके पास भले ही सोना चांदी न हो, पर सच्चाई और मेहनत हो। ज्योति, जो पास ही खड़ी थी, ये सुनते ही तमतमा उठी। उसने गुस्से से अपने पिता को देखा और चीख उठी, बाबा, ये कैसा मजाक है? मैं मजदूर से शादी करूंगी, कभी नहीं। उसकी चीख हवेली की दीवारों से टकराकर पूरे गांव में गूंज उठी। गांव वालों के बीच खुसफुसा शुरू हो गई। और साहिल दूर से ये सब सुन रहा था। उसकी आंखें झुकी हुई थीं। वो सोच रहा था, मैं तो बस एक गरीब मजदूर हूँ। क्या मैं सच में हवेली की बेटी के लायक हूँ? हवेली के आंगन में सन्नाटा पसरा हुआ था। रामचंद्र पाटिल के फैसले ने पूरे गांव को हिला दिया था। ज्योति गुस्से से अपने कमरे में आ गई। उसने दरवाजा पटक कर बंद कर लिया। आईने में खुद को देखा और बड़बड़ाने लगी, मैं इतनी सुंदर हूँ, मेरे पास सब कुछ है, और बाबा मुझे एक गरीब मजदूर के साथ बांधना चाहते हैं। ये कभी नहीं होगा। उसकी आंखों में आग जल रही थी, चेहरे पर गुस्से की लालिमा थी। उधर नीचे आंगन में कोमल यानी रामचंद्र की पत्नी धीरे से बोली, राम, तुमने इतना बड़ा फैसला बिना ज्योति की मर्जी के ले लिया, क्या ये सही है? रामचंद्र ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कोमल, मैंने बहुत सोचकर ये कदम उठाया है। हमने उसे हमेशा ऐशो आराम में पाला है, लेकिन अब वक्त है कि उसे असली जिंदगी का मतलब समझे, और वो सिर्फ साहिल जैसे सच्चे इंसान से ही सीख सकती है। इसी बीच ज्योति अपने कमरे से बाहर निकल आई। उसके कदम भारी थे, लेकिन गुस्सा उसकी रगों में दौड़ रहा था। वो सीधे अपने पिता के सामने खड़ी हुई और गरज कर बोली, बाबा, ये रिश्ता मैं कभी नहीं मानूंगी। चिल्लाते हुए, आपको अपने नाम और इज्जत की कसम, लेकिन मैं साहिल जैसी औकात वाले लड़के से शादी नहीं करूंगी। गांव वाले भी चौपाल से उठकर हवेली के बाहर खड़े थे। सब कान लगाकर सुन रहे थे। रामचंद्र ने अपनी बेटी की आंखों में देखा। उनकी आवाज धीमी मगर दृढ़ थी, ज्योति, तू चाहे जितना गुस्सा कर ले, लेकिन मेरा फैसला अटल है। तेरी शादी साहिल से ही होगी। ज्योति ने पैरों से जमीन पर ठोकर मारी। उसने अपने गहने उतारकर फेंक दिए और चीखते हुए बोली, बाबा, आप मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मैं ये शादी तोड़ दूंगी। देख लेना, मैं साहिल को सबक सिखाऊंगी। उसकी ये बात सुनकर हवेली के नौकर और गांव के कुछ लोग आपस में फुसफुसाने लगे। गांव की औरतें डरकर बोलीं, अगर ज्योति ने सच में षड्यंत्र रचा तो साहिल की जान पर बन सकती है। रात गहरा चुकी थी।
हवेली की बत्तियां बुझ चुकी थीं, लेकिन ज्योति अपने कमरे में जाग रही थी। वो अपने मन में योजनाएं बना रही थी। मैं साहिल को इतनी बदनाम करूंगी कि बाबा खुद ही ये रिश्ता तोड़ देंगे। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। उधर दूसरी ओर साहिल अपनी झोपड़ी में बैठा माँ से कह रहा था, अम्मा, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। गांव मुझे ताने मार रहा है। लोग कह रहे हैं कि मैं हवेली की बेटी के लायक नहीं। कोमल ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दे। याद रख, सच और मेहनत से बड़ा कोई नहीं। अगर किस्मत ने ये रिश्ता लिखा है तो कोई ताकत इसे तोड़ नहीं सकती। साहिल ने सिर झुकाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी हिम्मत भी थी। सुबह का समय था। सुखवाड़ी गांव की चौपाल पर सब लोग इकट्ठा हुए थे। कोई खटिया पर बैठा था, कोई चाय की गिलास पकड़े फुसफुसा रहा था। रामचंद्र पाटिल का फैसला, ज्योति की शादी साहिल से होगी। पूरा गांव इसी की चर्चा कर रहा था। एक बुजुर्ग ने दाढ़ी खुजाते हुए कहा, भाई, साहिल गरीब जरूर है, लेकिन मेहनती और ईमानदार है। रामचंद्र ने गलत तो कुछ किया नहीं। तभी एक और आदमी हंसकर बोला, अरे तू भी क्या बात करता है। हवेली की बेटी का क्या रुतबा है और साहिल तो बस एक मजदूर। ये रिश्ता बराबरी का नहीं है। गांव की औरतें भी कुएं के पास बातें कर रही थीं। कोई कह रही थी, ज्योति इस रिश्ते को कभी नहीं मानेगी, तो कोई बोली, रामचंद्र ने जो ठाना है वो पूरा करके ही मानेंगे। इसी दौरान साहिल खेतों में काम कर रहा था। उसके हाथों में मिट्टी लगी थी, पसीना बह रहा था। पास खड़े कुछ लड़कों ने ताना मारा, अरे देखो, हवेली का दामाद और काम कर रहा है खेतों में। सब हंसने लगे। साहिल का चेहरा झुक गया। दिल में दर्द था, मगर उसने किसी को जवाब नहीं दिया। शाम को वो अपनी झोपड़ी में आया और माँ से बोला, अम्मा, मुझे ये रिश्ता भारी लगता है। लोग ताने मारते हैं, कहते हैं मैं हवेली के लायक नहीं। कोमल ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा, धीरे से बोली, बेटा, रिश्ता बोझ नहीं होता। रिश्ता भगवान की देन होता है। औरत को सोने चांदी से नहीं, प्यार और सम्मान से जीता जाता है। साहिल की आंखों में आंसू आ गए। उसने माँ की ओर देखा और बोला, अम्मा, अगर ये किस्मत है तो मैं इसे निभाऊंगा। उधर हवेली में ज्योति आईने के सामने खड़ी थी। चेहरे पर गुस्सा और आंखों में जलन थी। उसने खुद से कहा, गांव हंसे या ताना मारे, लेकिन मैं साहिल से शादी कभी नहीं करूंगी। मैं उसे सबके सामने इतना नीचा दिखाऊंगी कि बाबा खुद ही ये रिश्ता तोड़ देंगे। उसके होठों पर हल्की सी खतरनाक मुस्कान थी। हवेली के अंदर माहौल भारी था। रामचंद्र अपने खेतों का हालचाल लेने बाहर गए थे और ज्योति अपने कमरे में बेचैन घूम रही थी। वो बड़बड़ा रही थी, बाबा ने मेरा मजाक बना दिया। गांव भर में लोग मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। अगर मैं साहिल से शादी करने लगी तो मेरी इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी। उसकी सहेली सीमा उसके पास आई और धीरे से बोली, ज्योति, तू इतनी परेशान क्यों है? तेरे पास दिमाग है, तेरे पास ताकत है। चाहे बाबा कुछ भी बोले, तू इस रिश्ते को तोड़ सकती है। ज्योति ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सीमा, तू सही कह रही है। अगर मुझे ये रिश्ता तोड़ना है तो मुझे साहिल को गांव के सामने बदनाम करना होगा। रात का अंधेरा गहराने लगा। हवेली की दीवारों पर दिए टिमटिमा रहे थे। ज्योति ने हवेली के नौकरों को बुलाया और आदेश दिया, सुनो, साहिल को नीचा दिखाना है। गांव भर में अफवाह फैलाओ कि साहिल भरोसे लायक नहीं है। लोगों के सामने उसकी औकात खोल दो। नौकर पहले तो डर गए, लेकिन ज्योति की आंखों में आग देखकर सबने सिर झुका लिया। अगले दिन सुबह गांव में अजीब अजीब बातें फैलने लगीं। कोई कह रहा था, साहिल चोरी करता है। कोई कह रहा था, साहिल शराबी है। कोई तो ये भी कह रहा था, हवेली की बेटी के लायक ही नहीं है। गांव वाले धीरे धीरे साहिल पर शक करने लगे। जहां पहले लोग उसके ईमान की मिसाल देते थे, अब वही लोग पीठ पीछे ताने मार रहे थे। साहिल चौपाल से गुजर रहा था। कुछ औरतें आपस में फुसफुसा रही थीं, देखो, यही है हवेली का दामाद। और सब हंस पड़ी। साहिल ने सुन लिया। उसके कदम भारी हो गए। दिल में चोट लगी। घर पहुंचकर उसने माँ से कहा, अम्मा, ये कैसा खेल चल रहा है? लोग मुझ पर झूठे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं?
कोमल ने उसे शांत किया। बेटा, सच को देर लग सकती है, लेकिन झूठ के आगे हारता नहीं। तू अपना विश्वास मत खो। उधर हवेली में ज्योति अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी हंस रही थी। अब देखना, साहिल की इज्जत ऐसे मिट्टी में मिलेगी कि बाबा खुद ही इस शादी से पीछे हटेंगे। उसकी हंसी हवेली के कमरों में गूंज रही थी। गांव में अफवाहों का जोर बढ़ता ही जा रहा था। हर गली, हर चौपाल पर सिर्फ एक ही चर्चा, साहिल भरोसे लायक नहीं है। लोगों की नजरें अब बदल चुकी थीं। जहां पहले उसे मेहनती और नेक कहते थे, अब वही लोग पीठ पीछे ताने मारते थे। एक दिन साहिल खेत में काम कर रहा था। उसके हाथों में कुदाल थी, माथे से पसीना टपक रहा था। गांव के कुछ लड़के पास से गुजरे और हंसते हुए बोले, अरे देखो, हवेली का दामाद, कल ही तो शादी होगी और आज भी खेतों में मजदूरी कर रहा है। सब ठहाके मारकर हंसने लगे। साफिल ने उनकी ओर देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर झुका लिया और मिट्टी खोदता रहा। शाम को जब वो घर लौटा, उसकी माँ कोमल ने देखा कि साहिल का चेहरा बुझा बुझा है। वो बोली, क्या हुआ बेटा, क्यों इतना परेशान है? साहिल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अम्मा, ये रिश्ता मेरे लिए बोझ बन गया है। गांव के लोग ताने मारते हैं, कहते हैं कि मैं हवेली की बेटी के लायक नहीं। कभी सोचता हूँ, कहीं सचमुच ये रिश्ता गलत तो नहीं? कोमल ने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, गरीबी गलती नहीं होती। औकात पैसे से नहीं, इंसानियत से बनती है। अगर तू सच्चा और मेहनती है, तो भगवान तेरे साथ है। याद रख, औरत को सोने चांदी से नहीं, प्यार और सम्मान से जीता जाता है। साहिल की आंखों में आंसू थे। उसने माँ के पैर छूकर कहा, अम्मा, मैं हार नहीं मानूंगा। अगर किस्मत ने ये रिश्ता लिखा है, तो मैं इसे निभाकर दिखाऊंगा। लेकिन उधर हवेली में ज्योति अपने कमरे में खड़ी आईने में खुद को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। उसने खुद से कहा, ये तो बस शुरुआत है। साहिल को मैं ऐसे ऐसे मोड़ों पर गिराऊंगी कि बाबा खुद ही इस रिश्ते से पीछे हट जाएंगे। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी और हवेली की दीवारों में उसका षड्यंत्र गूंज रहा था। गांव की हवा अब और भी जहरीली हो चुकी थी। हर कोने में साहिल के खिलाफ बातें हो रही थीं। लोग कहते, हवेली की बेटी के नसीब में साहिल जैसा लड़का। गांव की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। एक सुबह साहिल अपनी खेत की मेड़ पर बैठा था। उसकी आंखों में थकान और दिल में बोझ था। तभी उसका दोस्त रवि दौड़ता हुआ आया। साहिल, तूने सुना? गांव में अफवाह फैली है कि तूने चौपाल से अनाज चुराया है। साहिल चौंक पड़ा। क्या? ये कैसा इल्जाम है? मैंने कभी चोरी नहीं की। रवि ने कहा, भाई, सच चाहे कुछ भी हो, लेकिन लोग अब तुझ पर यकीन नहीं कर रहे। हर कोई कह रहा है कि हवेली का दामाद बनने के लिए तो चोरी करने लगा है। साहिल का दिल बैठ गया। वो घर लौटा और माँ को सब कुछ बताया। कोमल की आंखों में आंसू थे। कामली, बेटा, झूठ का पैर नहीं होता। आज लोग तुझे गलत समझ रहे हैं, लेकिन कल सच सबके सामने आएगा। तू अपने रास्ते से मत हट। उधर हवेली में ज्योति अपनी सहेली सीमा के साथ खड़ी थी। वो हंसते हुए बोली, देखा सीमा, अफवाह का असर हो गया। अब पूरा गांव साहिल पर शक कर रहा है। थोड़ा और दबाव पड़ेगा तो बाबा खुद ही रिश्ता तोड़ देंगे। सीमा ने डरते हुए कहा, लेकिन ज्योति, ये सब गलत है। साहिल का कसूर क्या है? ज्योति ने तीखी नजरों से देखा। तू सवाल मत कर सीमा, मुझे बस अपने रास्ते साफ करने हैं। शाम को चौपाल पर पंचायत बुलाई गई। सबके सामने एक बुजुर्ग ने सवाल उठाया, साहिल, अनाज की चोरी का इल्जाम तुझ पर है, क्या तू मानता है? साहिल की आंखों में आंसू आ गए। उसने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की। मेरे पास गरीबी है, लेकिन गलत काम करने का संस्कार नहीं। गांव वाले आपस में खुसुर-पुसुर करने लगे। कुछ लोग बोले, ये सच बोल रहा है, तो कुछ कहने लगे, नहीं, ये हवेली की बेटी के लिए ठीक नहीं। रामचंद्र पाटिल भी वहां मौजूद थे। उन्होंने साहिल की ओर गुस्से और गौर से देखा, फिर भारी आवाज में कहा, साहिल, अगर तू निर्दोष है तो वक्त इसे साबित करेगा। लेकिन याद रख, अगर तूने सचमुच गलती की है तो इस गांव में तेरा कोई ठिकाना नहीं बचेगा।
साहिल का दिल कांप उठा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। गांव की चौपाल पर आज भीड़ पहले से ज्यादा थी। हर कोई उत्सुक था, साहिल निर्दोष है या गुनहगार। पेड़ के नीचे लकड़ी की बड़ी चौकी रखी थी। उस पर बैठे थे गांव के पंच। बीच में साहिल खड़ा था। आंखों में बेबसी और चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। पंचों में से एक ने कड़क आवाज में कहा, साहिल, पूरे गांव में तेरे खिलाफ अफवाह फैल चुकी है। कहते हैं कि तूने चौपाल से अनाज चुराया। क्या तू खुद को बेगुनाह साबित कर सकता है? साहिल ने कांपती आवाज में कहा, पंचों, मैंने कभी चोरी नहीं की। मेरे पास गरीबी है, पर माँ ने मुझे हमेशा सच्चाई और मेहनत सिखाई है। मैं झूठे इल्जाम के नीचे नहीं दबूंगा। गांव वाले कानाफूसी करने लगे। कोई कह रहा था, ये सच बोल रहा है, तो कोई बोला, नहीं, हवेली की बेटी के लिए ये लड़का सही नहीं। उधर हवेली के बरामदे से ज्योति सब देख रही थी। उसके चेहरे पर शातिर मुस्कान थी। उसने मन ही मन कहा, हाँ, बस अब पंच साहिल को गुनहगार ठहरा देंगे और बाबा खुद ही ये रिश्ता तोड़ देंगे। रामचंद्र पाटिल उठकर पंचों के सामने आए। उनकी आवाज भारी थी। मैं रामचंद्र पाटिल, इस गांव का मुखिया। मैंने ये रिश्ता तय किया है। अगर साहिल सचमुच गलत निकला तो मैं खुद ही ये रिश्ता तोड़ दूंगा। गांव में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें पंचों पर टिक गईं। पंचों ने आपस में बातें की। काफी देर चर्चा के बाद बुजुर्ग पंच खड़े हुए और बोले, साहिल, तेरे खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है। सिर्फ अफवाह के आधार पर हम तुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। लेकिन जब तक तेरी सच्चाई साबित नहीं हो जाती, गांव तुझे शक की नज़र से ही देखेगा। ये सुनकर साहिल की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सच सबके सामने आए और जो भी मेरे खिलाफ ये साजिश कर रहा है वो एक दिन बेनकाब हो। गांव वाले धीरे धीरे चौपाल से निकल गए, लेकिन अफवाहों की आग अभी भी चल रही थी। हर कोई कह रहा था, ये रिश्ता कितने दिन टिकेगा? ज्योति ने दूर से साहिल को देखा और मुस्कुराई। हाँ, अभी तो खेल शुरू हुआ है साहिल। अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। पंचायत का फैसला आने के बाद गांव का माहौल और भी अजीब हो गया था। लोग खुलेआम कुछ नहीं कहते थे, लेकिन पीठ पीछे साहिल पर शक करते ही रहते। इसी माहौल का फायदा उठाने के लिए ज्योति ने नई चाल चली। रात का समय था। हवेली के बड़े कमरे में ज्योति अपनी सहेली सीमा से बातें कर रही थी। उसके हाथ में एक लाल चुनरी थी और चेहरे पर खतरनाक मुस्कान। सीमा, अगर लोगों का शक पक्का करना है तो हमें साहिल को ऐसी हालत में दिखाना होगा कि पूरा गांव कहे यही गुनहगार है। सीमा ने घबराकर पूछा, लेकिन कैसे? ज्योति बोली, कल रात को अनाज की बोरियां चोरी चोरी चौपाल के पास गिरा देंगे और लोगों को यकीन दिलाएंगे कि ये सब साहिल का काम है। सीमा ने कहा, ये तो बहुत बड़ा इल्जाम होगा। ज्योति ने ठंडी हंसी हंसी। इल्जाम नहीं सीमा, ये मेरी जीत होगी। अगली रात अंधेरे में दो परछाइयां चौपाल की तरफ बढ़ रही थीं। उनके कंधों पर अनाज की बोरियां थीं। वो चुपके से उन्हें वहां रखकर भाग गईं। सुबह जब गांव वाले उठे तो चौपाल के पास बोरियां देखकर सब चौंक गए। किसी ने चिल्लाकर कहा, ये चोरी का माल है, जरूर साहिल ने छुपाया होगा। गांव भर में फिर हलचल मच गई। साहिल खेत से लौट रहा था, तभी कुछ लोग उसका रास्ता रोककर बोले, साहिल, अब तो सबूत भी मिल गया, ये चोरी तेरा ही काम है, अब तो कैसे बच पाएगा? साहिल हक्का बक्का रह गया। ये झूठ है, मैं तो रात भर घर पर था, मुझे फंसाने की कोशिश हो रही है। लोगों ने कहा, अब बचने का कोई रास्ता नहीं, गांव तुझे कभी माफ नहीं करेगा। उधर हवेली की बालकनी से ज्योति ये सब देख रही थी। उसके होठों पर संतोष भरी मुस्कान थी। उसने मन ही मन कहा, अब देखो बाबा खुद ये रिश्ता तोड़ देंगे, साहिल की जिंदगी बर्बाद होगी और मेरी इज्जत बच जाएगी। लेकिन ज्योति नहीं जानती थी कि ये चाल एक दिन उसी पर भारी पड़ेगी। साहिल पर चोरी का इल्जाम और पुख्ता हो चुका था। गांव वाले अब खुलकर उसके खिलाफ बोलने लगे। किसी ने कहा, ये लड़का हवेली की बेटी के लायक ही नहीं, तो कोई बोला,
अगर ये शादी हुई तो गांव की इज्जत डूब जाएगी। साहिल चुपचाप सब सुनता रहा। दिल से टूटा हुआ था, मगर भीतर कहीं उसे यकीन था कि सच एक दिन सामने आएगा। उस रात साहिल अकेला खेतों की पगडंडी पर बैठा था। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। तभी उसका दोस्त रवि आया और बोला, साहिल, मैं तेरे साथ हूँ। मुझे यकीन है कि तू चोरी नहीं कर सकता। साहिल ने आह भरते हुए कहा, लेकिन रवि, सबूत तो मेरे खिलाफ जा रहे हैं। लोगों की बातें सुनकर माँ भी परेशान है। रवि ने धीमे स्वर में कहा, मुझे कल रात कुछ अजीब दिखा था। 2 परछाइयां चौपाल की तरफ जा रही थीं। उनके हाथों में बोरी जैसी चीज थी। शायद वही असली चोर हैं। साहिल की आंखों में चमक आ गई। रवि, अगर तू सच कह रहा है तो हमें असली गुनहगार को पकड़ना होगा। उधर हवेली में ज्योति अपने कमरे में बैठी आईने के सामने मुस्कुरा रही थी। अब तो बाबा भी मेरी बात मानेंगे। साहिल की औकात सबको दिख गई है। लेकिन अचानक नौकरानी ने आकर कहा, बीबी जी, चौपाल पर लोग फिर इकट्ठा हो रहे हैं। कहते हैं किसी ने चोरी के बारे में नया सुराग देखा है। ज्योति के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने मन ही मन सोचा, अगर सच बाहर आ गया तो मेरी सारी चालें बेकार हो जाएंगी। गांव में माहौल बदलने लगा था। कुछ लोग अब सवाल करने लगे, क्या सचमुच साहिल गुनहगार है या कोई उसे फंसा रहा है? साहिल ने ठान लिया, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। गांव में सुराग की खबर फैलते ही हलचल मच गई। हर कोई अब ये सोचने लगा था, अगर साहिल निर्दोष है तो असली गुनहगार कौन है? साहिल और उसका दोस्त रवि चौपाल के पास गए। उन्होंने वहां बोरियों के निशान देखे। मिट्टी पर पैरों के ताजे निशान थे, जो सीधे हवेली की तरफ जा रहे थे। रवि ने फुसफुसाकर कहा, साहिल, ये देख, ये तो औरत के पैरों के निशान लगते हैं। साहिल ने चौंकते हुए कहा, औरत मतलब हवेली से जुड़ा कोई राज? दोनों ने चुपचाप उन निशानों का पीछा किया। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली के पिछवाड़े से धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं। साहिल और रवि ने खिड़की से झांक कर देखा। अंदर ज्योति और उसकी सहेली सीमा खड़ी थीं। ज्योति गुस्से में बोली, सीमा, तूने कल रात ध्यान नहीं रखा। अगर किसी ने हमें देख लिया तो सारी चाल बेकार हो जाएगी। सीमा घबराकर बोली, माफ कर दे ज्योति, मैं डर गई थी। लेकिन अब क्या होगा? ज्योति ने ठंडी हंसी हंसी, चिंता मत कर। गांव वाले इतने अंधे हैं कि सारा इल्जाम साहिल पर ही जाएगा। ये सब सुनकर साहिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने गुस्से में मुट्ठियां भींच लीं। तो ये सब ज्योति की चाल थी। उसने ही मुझे फंसाया है। रवि ने कहा, साहिल, अब सच तेरे हाथ में है। तू चाहे तो अभी सबके सामने जा सकता है। लेकिन साहिल ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं रवि, सच को साबित करने के लिए सबूत चाहिए। बिना सबूत के गांव वाले मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। उधर हवेली में ज्योति बेफिक्र होकर अपने कमरे में आईने के सामने गहने पहन रही थी। उसे लगता था कि उसकी जीत पक्की है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका सबसे बड़ा राज अब साहिल जान चुका है। साहिल के दिल में अब आग जल चुकी थी। उसे पता चल गया था कि ये सब षड्यंत्र ज्योति ने रचा है। लेकिन वो जानता था कि बिना सबूत के गांव वाले उसकी बात पर यकीन नहीं करेंगे। रात के सन्नाटे में साहिल और रवि हवेली के पिछवाड़े पहुंचे। वो वही जगह थी जहां से उन्होंने आवाजें सुनी थीं। साहिल ने धीरे से मिट्टी हटाई तो वहां से लाल चुनरी का एक टुकड़ा निकला। उसका दिल तेज धड़कने लगा। ये तो ज्योति की चुनरी है, अब मुझे बस और सबूत चाहिए। अगले दिन साहिल चौपाल के पास गया। वहां बोरियों के धागे बिखरे पड़े थे। उसने एक धागा उठाया और हवेली की ओर देखा। रवि बोला, साहिल, ये सबूत काफी है, चल पंचों के सामने सब खोल देते हैं। लेकिन साहिल ने सिर हिलाया, नहीं रवि, मुझे पक्का सबूत चाहिए, ताकि कोई ये ना कहे कि मैं झूठा हूँ। उधर हवेली में ज्योति सीमा से कह रही थी, आज ही मैं उन बोरियों को हटवाऊंगी। अगर वो वहीं पड़ी रहीं तो कोई ना कोई सुराग पकड़ लेगा। सीमा ने डरते हुए कहा, लेकिन ज्योति, अगर साहिल ने कुछ जान लिया तो? ज्योति ने हंसते हुए कहा, वो गरीब लड़का है सीमा, उसकी आवाज की कोई कीमत नहीं। गांव वाले हमेशा मेरी बात पर यकीन करेंगे।
रात को साहिल चुपचाप हवेली में घुसा। उसने कमरे के कोने में रखी वही बोरी देखी जिस पर चौपाल का निशान बना था। उसने बोरी का मुंह खोला और अंदर से वही अनाज मिला जो चोरी का बताया जा रहा था। साहिल के चेहरे पर दृढ़ता थी। अब सच छुप नहीं सकता, कल पंचायत में सबूत लेकर जाऊंगा। लेकिन तभी अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया और एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, साहिल, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो ज्योति थी। उसकी आंखों में गुस्से और डर का तूफान था। हवेली का कमरा अंधेरे से भरा था। साहिल बोरी के पास खड़ा था और दरवाजे पर ज्योति आग की तरह भड़क रही थी। उसने तीखी आवाज में कहा, साहिल, गुस्से में, तू गरीब होकर हवेली की इज्जत बिगाड़ना चाहता है? तेरी औकात ही क्या है कि तू मेरा दामाद बने? साहिल ने दृढ़ नजरों से जवाब दिया, औकात पैसों से नहीं, सच्चाई और मेहनत से बनती है, और आज मैं तेरी असलियत सबके सामने लाकर रहूंगा। सुबह का समय, गांव की चौपाल पर फिर पंचायत बुलाई गई। पूरा गांव इकट्ठा था। रामचंद्र पाटिल भी गंभीर चेहरे के साथ बैठे थे। साहिल आगे आया। उसके हाथ में बोरी का टुकड़ा और लाल चुनरी थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, गांव वालों, जिस चोरी का इल्जाम मुझ पर लगाया गया वो झूठ था। ये बोरी हवेली के कमरे में मिली और ये चुनरी ज्योति की है। गांव में सनसनी मच गई। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। साहिल ने शांत स्वर में आगे कहा, ज्योति ने ही मुझे बदनाम करने की साजिश रची ताकि मेरा रिश्ता टूट जाए, लेकिन भगवान ने सच मेरे हाथों में दे दिया। रामचंद्र पाटिल गुस्से से उठ खड़े हुए। उन्होंने ज्योति की ओर देखा। ज्योति गंभीरता से, क्या ये सच है? ज्योति की आंखों से आंसू बह निकले। वो कांपती आवाज में बोली, हाँ बाबा, मैंने ही ये चाल चली थी। मैं इस रिश्ते से बचना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बात इतनी दूर चली जाएगी। पंचों ने गंभीर स्वर में कहा, साहिल निर्दोष है। गांव ने उस पर जो शक किया था वो गलत था। साहिल ने सच और हिम्मत से अपनी बेगुनाही साबित की है। गांव वाले तालियां बजाने लगे। कुछ ने शर्म से सिर झुका लिया। रामचंद्र पाटिल साहिल के पास आए। उनकी आंखों में गर्व और पछतावा था। बेटा साहिल, भावुक होकर तूने सचमुच साबित कर दिया कि इंसानियत औकात से बड़ी होती है। आज से तू सिर्फ मेरा दामाद नहीं, मेरे बेटे जैसा है। साहिल की आंखों से आंसू निकल आए। उसने झुककर रामचंद्र के पांव छू लिए। उधर ज्योति खामोश खड़ी थी। गांव वालों ने उसे दोषी ठहराया, लेकिन साहिल ने शांत और विनम्र स्वर में कहा, उसे माफ कर दीजिए। गलतियां हर इंसान से होती हैं, पर जब इंसान अपने किए पर पछताए तो उसे दूसरा मौका मिलना चाहिए। गांव के आसमान में ढोल नगाड़े गूंजने लगे। साहिल और ज्योति का रिश्ता अब नफरत का नहीं, बल्कि सीख और नई शुरुआत का बन चुका था। कहानी का संदेश, पैसा और घमंड कभी भी रिश्तों को मजबूत नहीं बना सकते। सच्चाई, मेहनत और इंसानियत ही सबसे बड़ी ताकत है। मित्रों, ये थी सुखवाड़ी गांव का राज की पूरी कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा पसंद आया। और हाँ, ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल भारत गोष्ठ गंगा को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन के साथ। आपका एक क्लिक हमें और भी कहानियाँ बनाने की ताकत देता है। धन्यवाद।